तो चलिए बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ पे। यह लॉ बताता है कि सेम टेम्परेचर में और प्रेशर में, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल वॉल्यूम का हर एक गैस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास दो सैंपल्स हो, चलिए ये रहा एक सैंपल, इसमें बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी तरह का एक सैंपल अगर हम कंसीडर करें सेम वॉल्यूम का, यहां पर देखिए कहा गया कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। आप स्टेटमेंट पढ़े, देखिए कहा गया है कि इन सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों सैंपल्स का। इसमें भी कुछ गैसेस हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दोनों गैसेस अलग अलग गैसेस हैं, सेम गैस नहीं है। मान ले कि एक ऑक्सीजन है तो दूसरा नाइट्रोजन है। यहां पर कहा गया कि दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर ये सेम है। तो चलिए ये लिख लेते हैं कि दोनों सैंपल में जो गैस का प्रेशर है ये सेम है, यहां भी ये P है तो यहां भी ये P है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, यहां T तो यहां भी T, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। दोनों सैंपल में वॉल्यूम भी सेम है, V और V, यही गिवन है। अब हम ये मानेंगे, क्योंकि दोनों गैस अलग अलग है, तो हम ये मानेंगे कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ये दोनों के लिए सेम नहीं है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कहा गया ना हर एक गैस के लिए, यहां पर देखे कहा गया ऑल गैसेस, तो हम मान रहे हैं कि पहला जो गैस का सैंपल है उसमें गैस जो है, दूसरे सैंपल में वो गैस नहीं है। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इस केस में हम मान रहे m1 है, तो इस दूसरे केस में मान रहे कि m2 है। अब एवोगाड्रोस लॉ में यह भी कहा गया कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम मानेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है पहले सैंपल में N1 है और दूसरे सैंपल में N2 है, और हम आगे चल के प्रूव कर देंगे कि N1 इज इक्वल टू N2। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले केस में यह है N1 और दूसरे केस में यह है N2। हम प्रूव करने वाले हैं कि ये N1 और ये N2 ये दोनों बराबर है। अब देखिए, जब हम आरएमएस वैल्यू पे बात कर रहे थे जिस वीडियो में, तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये बराबर होता है 1/3 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू समेशन ऑफ सारे मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है उन सारे स्पीड्स का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं UI स्क्वायर्ड, वेयर I इज फ्रॉम 1 to n। तो हमने ये माना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस सैंपल में, तो इससे आगे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है 1/3 ऑफ, हम मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसे डिवाइड भी कर देंगे, तो n इंटू m अर्थात मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू समेशन ऑफ UI स्क्वायर्ड, I इज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो PV है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ये बराबर होता है 1/3 ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू ये जो टर्म है ये है आरएमएस स्पीड का स्क्वायर। तो एक वीडियो में हमने काफी इंटेंस चर्चा किया इसमें, मैं उस वीडियो का लिंक आपको यहां सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अगर आप इसका पूरा डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें। तो ये है आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है ये। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब देखिए, पहले सैंपल के लिए और दूसरे सैंपल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। दोनों ही केस में प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल M1 और M2 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 और N2 है। चूंकि यहां आरएमएस स्पीड को भी हम कंसीडर करेंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं कि आरएमएस स्पीड जो है, ये आरएमएस स्पीड इस केस में ये है V1 और इस केस में, दूसरे केस में यह है V2। तो
पहले सैंपल के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। पहले सैंपल के लिए हम कहेंगे P इंटू वी, प्रेशर और वॉल्यूम तो P और V ही है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि है N1 इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो कि है M1 और RMS स्पीड जो कि है V1 उसका स्क्वायर। और दूसरे के लिए, दूसरा जो सैंपल है दूसरे के लिए ये बनेगा P इंटू वी, यहां भी देखिए प्रेशर और वॉल्यूम P और V ही है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, इंटू M2 ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, इंटू V2 स्क्वायर्ड। तो ये हमारे पास हो गए दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। और ये जो दूसरा इक्वेशन था ये सैंपल 2 के लिए है, तो ये सैंपल 2 के लिए है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, चूंकि ये टर्म PV है और ये टर्म भी PV है, दोनों ही PV है, तो हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ N1 इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ N2 इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर्ड। यहां से देखे 1/3 और 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा N1 इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू N2 इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर्ड। तो ये हो गया इक्वेशन 3, इसे हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए ये भी कहा गया था कि टेम्परेचर जो है दोनों सैंपल में ये दोनों बराबर है। सो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से हम ये कह सकते हैं फॉर सेम टेम्परेचर और वो टेम्परेचर है कितना, वो टेम्परेचर है T। फॉर सेम टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी एवरेज, हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम, ये सेम होता है। ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब पहले सैंपल में एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि होगा हाफ इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर्ड ऑन एन एवरेज, और दूसरा का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर्ड। ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। सो इससे आगे हम ये भी कह सकते हैं कि M1 इंटू V1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू M2 इंटू V2 स्क्वायर्ड। यहां हाफ और ये हाफ दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सो ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को कंपेयर करते हुए हमने ये पाया कि N1 इज इक्वल टू N2। यही है अवोगाद्रोस लॉ। देखिए N1 और N2 क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था दोनों सैंपल में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के बराबर। हमने ये कंसीडर किया था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों सेम है दोनों ही सैंपल के लिए।